जारी है। अब देख सकते हैं प्लेटों के वितरण को आप कि वास्तव में संपूर्ण जो हमारा स्थलखंड है, जिसको हम अलग अलग महाद्वीपों के नाम से जाना जाते हैं, ये जाना जाता है, ये स्थलखंड अलग अलग टुकड़ों में बटा हुआ है और प्रत्येक टुकड़े का नाम दिया हमने प्लेट। और ये जब सारी प्लेट, जिसमें 20 तो गौण प्लेटें हैं और 6 प्रमुख प्लेटें हैं, और ये सारी प्लेटें विभिन्न दिशाओं में एस्थेनोस्फीयर या दुर्बलता मंडल के ऊपर गति करती है। जिसमें प्रमुख 6 प्लेटों में देखो कौन कौन सी है। यूरेशियन प्लेट, प्रशांत महासागरीय प्लेट, उत्तरी अमेरिका प्लेट, दक्षिणी अमेरिकन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, यूरेशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ये प्रमुख प्लेट हैं। इसमें उत्तरी अमेरिकन, दक्षिणी अमेरिकन प्लेट ये पूरी एक प्लेट मानी जाती है, अमेरिकन प्लेट बोलते हैं इसको। तो ये प्रमुख 6 प्राथमिक प्लेट और इनके मध्य ही अन्य छोटे छोटे जो टुकड़े हैं उनको गौण प्लेटों के नाम से जाना जाता है। अब देखिए प्लेटों के जो 3 प्रकार के किनारे या सीमाएं थी, उसमें अभिसारी परिसीमा, अपसारी परिसीमा और रूपांतरण परिसीमा। अभिसारी संचलन में क्या होगा, 2 प्लेटें आपस में एक दूसरे की ओर गति करेगी। ये एरो का निशान दिया हुआ है, यहाँ तीर का निशान आप देख सकते हैं इसमें। तो अभिसारी सीमा में 2 प्लेटें आपस में एक दूसरे की ओर संचलन करेगी, जिसके कारण जो भारी प्लेट है वो हल्की प्लेट के नीचे क्षेपित हो जाएगी, दब जाएगी, और जिसके कारण उस भारी प्लेट का अग्र वाला भाग जो नीचे दबा हुआ है वो मेंटल में, दुर्बलता मंडल में जाकर अत्यधिक गर्मी और ताप के कारण पिघल जाएगा और उसके किनारे का विनाश हो जाएगा। इसलिए अभिसारी सीमा को हम विनाशात्मक प्लेट सीमा भी कहते हैं। ठीक इसका उल्टा क्या होता है, अपसारी परिसीमा। अपसारी प्लेट सीमा में क्या होगा, 2 प्लेटें विपरीत दिशा में गति करेगी। विपरीत दिशा में गति करने के कारण बीच में भाग क्या हो जाएगा, खुला हो जाएगा, जिसके कारण धरातल का जो मैग्मा है, लावा है, वो ऊपर से नीचे से ऊपर आएगा और वहाँ जम जाएगा, जिससे नवीन भूखंड का निर्माण होगा, रचना होगी। इसलिए अभिसारी परिसीमा को रचनात्मक सीमा भी कहते हैं। और तीसरा होता है रूपांतरण परिसीमा, जिसमें 2 प्लेटें ना तो आपस में रगड़ खाती है और ना एक दूसरी दिशा से विपरीत दिशा में जाती है, बल्कि एक दूसरे के अगल बगल में सरकती है, और इससे ना तो नई सीमा का निर्माण होता है और न ही उसका विनाश होता है। इसलिए इसको रूपांतरण परिसीमा भी कहते हैं। अब प्लेट के संचलन के लिए उत्तरदायी बल कौन कौन से हैं, कि वास्तव में ये जो अलग अलग प्रकार की प्राथमिक और गौण प्लेटें हैं, उनमें संचलन को लाने वाला बल, उत्तरदायी बल कौन सा है। तो उपरोक्त सभी विद्वान इस बात पर बल देते हैं कि पृथ्वी का धरातल और भूगर्भ स्थिर न होकर गतिमान है। अधिकांश विद्वान पृथ्वी के आंतरिक भाग में तापीय संवहन धाराओं को ही प्लेट में गति उत्पन्न करने का प्रमुख कारण मानते हैं। संवहनीय धाराओं के द्वारा ऊष्मा की उत्पत्ति की खोज रमफोर्ड ने ये 179 ईस्वी में की थी। बाद में आर्थर होम्स ने रेडियो एक्टिविता द्वारा पृथ्वी के भीतर संवहन धाराओं की उत्पत्ति के बारे में बताया। तो वास्तव में जो धरातल के नीचे रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं, उनके विखंडन से जो ऊष्मा उत्पन्न होती है और उन ऊष्माओं से संवहनीय धाराएं उत्पन्न होती है, और उन संवहनीय धाराओं के बल और गति के कारण स्थलमंडल रूपी जो टुकड़े हैं, प्लेटें हैं, उनमें संचलन होता है। तो प्लेटों में विभिन्न प्रकार की गतियां और संचलन के लिए उत्तरदायी बल प्रमुख रूप से रेडियो एक्टिव पदार्थ के विखंडन से उत्सर्जित ऊष्मा के द्वारा उत्पन्न संवहनीय धाराएं मानी गई है। अब भारतीय प्लेट के बारे में बात करते हैं कि संचलन किस प्रकार से हो रहा है। भारतीय प्लेट में प्रायद्वीपीय भारत और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप भाग सम्मिलित है, यानी ऑस्ट्रेलिया वाला भाग, हिंद महासागर वाला भाग और भारत, ये संपूर्ण भारतीय प्लेट के नाम से जाना जाता है। भारत, ऑस्ट्रेलिया और हिंद महासागर वाला भाग भारतीय प्लेट के नाम से सामूहिक रूप से जाना जाता है। हिमालय पर्वत श्रेणियों के साथ साथ पाया जाने वाला प्रविष्टन क्षेत्र इसकी उत्तरी सीमा निर्धारित करता है, जो महाद्वीपीय अभिसरण के रूप में है। महाद्वीप यानी एक तो यूरेशियन प्लेट वो भी महाद्वीपीय प्रकार की है, और भारतीय प्लेट वो भी महाद्वीपीय प्रकार की है, अर्थात 2 महाद्वीपीय प्लेटों की सीमा। और यह पूर्व दिशा में म्यांमार के राकियनोमा पर्वत से होते हुए एक चाप के रूप में जावा खाई तक फैला हुआ है। इसकी पूर्वी सीमा एक विस्तारित तल है, जो ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में दक्षिण पश्चिमी सीमा पाकिस्तान की कीर्थर श्रेणियों का अनुसरण करती है। यह आगे मकरान तट के साथ होती हुई दक्षिणी पूर्वी चागोस द्वीप समूह के साथ साथ लाल सागर द्रोणी में जा मिलती है। भारतीय तथा आर्कटिक प्लेट की सीमा भी महासागरीय कटक से निर्धारित होती है, जो कि एक अपसारी सीमा का उदाहरण है, और यह लगभग पूर्व पश्चिम दिशा में होती हुई न्यूजीलैंड के दक्षिण में विस्तारित तल से मिल जाती है।
अब महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत जो वैगनर ने दिया था और प्लेट विवर्तन के सिद्धांत में मूलभूत अंतर क्या है। चूंकि मैं पूर्व में बता चुका हूं कि वास्तव में महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत या विस्थापन सिद्धांत ही प्लेट विवर्तन के सिद्धांत के लिए मार्ग प्रशस्तीकरण का काम करता है, यानी कि प्लेट विवर्तन के सिद्धांत में उन कमियों को दूर कर दिया गया जो महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत में रह गई थी। जब और दोनों इस बात से सहमत है कि वास्तव में महाद्वीपीय भागों में या स्थल खंड में प्रवाह होता है और दोनों प्रवाह को मानते हैं। फिर भी कुछ अधिकतर समानताओं के बावजूद कुछ इसमें मूलभूत अंतर भी है। वो ये है कि महाद्वीपीय विस्थापन में सिर्फ महाद्वीपों का विस्थापन बताया गया है, जबकि प्लेट विवर्तन के सिद्धांत में महाद्वीप और महासागरों दोनों का संचरण बताया गया है। यानी कि जो हमारी प्लेट शब्द प्लेट विवर्तनिक में कहा है, उस समय प्लेट में महाद्वीप और महासागर दोनों की तली को शामिल किया गया है, जबकि महाद्वीपीय विस्थापन में ऐसा नहीं था। दूसरा, महाद्वीपीय विस्थापन वलित पर्वतों के निर्माण का कारण सीमा और सियोल के घर्षणात्मक सहयोग के आधार पर बताता है, जबकि प्लेट विवर्तन की इसका कारण टेक्टोनिक प्लेटों के अभिसरण को बताता है। तीसरा, प्लेट विवर्तन की ज्वालामुखियों के निर्माण की प्रक्रिया की जानकारी देता है, परंतु महाद्वीपीय विस्थापन से ऐसी कोई जानकारी नहीं मिलती। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्लेट विवर्तन की सिद्धांत ने महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत में रह गई त्रुटियों को दूर करते हुए न केवल महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति और वितरण को परिभाषित किया, व्याख्यायित किया, बल्कि इससे इतर पर्वतों, घाटियों के निर्माण, ज्वालामुखियों के उद्भेदन, भूकंपीय क्षेत्रों को भी भली भांति स्पष्ट और व्याख्यायित किया है। इसलिए हम कह सकते हैं कि वर्तमान में प्लेट विवर्तन की सिद्धांत धरातलीय उच्चावचों को सही ढंग से प्रतिपादित और व्याख्यायित करने का सर्वमान्य वैज्ञानिक सिद्धांत माना जाता है।